प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव किया था फ्रॉम एल्कीन एंड एल्केन। आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करें तो उस केस में जो अल्कोहल है वो हैलोजन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हैलोजन एसिड कौन कौन से हम ले सकते हैं? HCl, HBr, HI, HF हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसका एसिडिक करैक्टर बहुत कम है, रिएक्शन काफी स्लो होगी। तो जितना ज्यादा एसिडिक करैक्टर होगा उतनी फास्ट रिएक्शन है। HCl का भी एसिडिक करैक्टर कंपेरेटिवली कम है, तो इसके साथ हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो जब आप किसी अल्कोहल को ट्रीट करते हैं हैलोजन एसिड के साथ तो ये हैलोजन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। एक तरीके से आप देखें तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड और बेस रिएक्ट कर कर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पर जितना ज्यादा इसका बेसिक करैक्टर होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। हायर द बेसिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल फास्टर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो टर्सरी अल्कोहल है वो सेकेंडरी अल्कोहल से फास्टली रिएक्ट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से फास्टली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा ERG नेचर होता है, उतना ज्यादा बेसिक करैक्टर होगा। तो टर्सरी के केस में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, सेकेंडरी में उससे कम, प्राइमरी में उससे कम। अगर हम हैलोजन एसिड के बिहाफ पर कंसिडर करें तो जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। CH3CH2OH इसको हमने ट्रीट किया HBr के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है CH3CH2Br। अगर हम HCl लेंगे तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी लेना होगा, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो जब आप लुकास रिएजेंट को लेते हैं तो प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस। ये नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्सरी अल्कोहल react with HCl in the absence of anhydrous zinc chloride। जो टर्सरी अल्कोहल है उसका बेसिक करैक्टर इतना ज्यादा है, एसिड कम रिएक्ट होने के बाद वो आसानी से रिएक्ट कर पा रहा है, तो यहां पर हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रोल क्या है? जिंक क्लोराइड एक लेविस एसिड है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। टेक लोन पेयर फ्रॉम अल्कोहलिक ऑक्सीजन, so carbon oxygen bond become weaker as oxygen acquire positive charge। अगर किसी भी बॉन्ड में किसी एटम के पास कंप्लीट पॉजिटिव आ जाता है
तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, बॉन्ड वीक हो जाता है। तो अल्कोहल के साथ जिंक क्लोराइड बाइंडिंग करेगा, इससे लोन पेयर लेगा, जिसकी वजह से जिंक के पास नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। इसका मीनिंग जिंक क्लोराइड रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। HCl में हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका एसिडिक फैक्टर क्या है, कम है। तो जब आप अल्कोहल को किसी भी हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, आपको कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा। Mechanism of this reaction. Nucleophilic substitution। अगर आप ध्यान से देखें, अल्कोहल को जब आप हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसका नेगेटिव पार्ट हटाकर हम इसका नेगेटिव पार्ट लगा रहे हैं, तो यहां पर एक नेगेटिव ग्रुप दूसरे नेगेटिव ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, और नेगेटिव स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डिटेल में हम इसको लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो जब आप अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में लेते हैं, जो हैलोजन एसिड है वो डिसोसिएट हो रहा है, आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, H+ X नेगेटिव। अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लेविस बेस का काम कर सकता है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये किसका काम करेगा, लेविस एसिड का। ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। ये स्पीसीज अनस्टेबल है, तो रिएक्शन या तो इधर शिफ्ट होगी या इधर शिफ्ट होगी। H+ अटैच हुआ है तो H+ रिमूव भी हो सकता है। इस रिएक्शन के अंदर जो हम हैलोजन एसिड ले रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं। अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड ऐड करते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम H+ का अमाउंट ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। वाटर का रिमूवल होगा, जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट हम क्या देख रहे हैं, कार्बोकेटायन। ये रीअरेंज हो सकता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद कार्बोकेटायन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है, जो हैलाइड आयन है, वो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक कर रहा है, आपको हैलोजन डेरिवेटिव मिल रहा है। फिर से आप देख लें, जब आप अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो अल्कोहलिक ग्रुप प्रोटोनेट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में अल्कोहल आपको प्रोटोनेटेड मिलेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल अनस्टेबल होते हैं, या तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि अनस्टेबल है। प्रोसेस बैक में नहीं जा सकता है क्योंकि आपने H+ क्या लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाटर का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है, सेकेंडरी टर्शरी में बाय 1,2 हाइड्राइड 1,2 मिथाइल शिफ्ट एंड अदर टाइप ऑफ शिफ्टिंग। जो कार्बोकेटायन होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आपको हैलोजन डेरिवेटिव मिल जाएगा। जैसे आपको ये अल्कोहल दिया हुआ है,
इसको हम ट्रीट कर रहे हैं HBr के साथ। मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जिस कार्बन के साथ OH है, OH का रिमूवल करेंगे और कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो पहले आपको ये कार्बोकेटाइन मिल रहा है, इसके बाद हमने स्टडी किया था रिंग के नेबर में जब भी पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, रिंग शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आपने मार्क कर लिया इसको। तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में। फिफ्थ कार्बन पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाना है। इसका मीनिंग फोर्थ कार्बन के पास नेगेटिव आएगा, फर्स्ट कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो रही है, 5 मेंबर रिंग में। इसको मार्क कर देते हैं। फोर्थ और फिफ्थ मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, फर्स्ट कार्बन के पास पॉजिटिव है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये फर्दर रीअरेंज नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नियर बाय कोई भी ऐसा आइटम प्रेजेंट नहीं है जो टर्सरी हो या फिर क्वार्टनरी हो। अब इसके ऊपर हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड अटैक करेगा तो आपको क्या मिल रहा है, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। ऐसे क्वेश्चन जो भी शिफ्टिंग इन्वॉल्व है जिनके अंदर, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। बोर्ड एग्जाम में सिंपल केस आएंगे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसको आप हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा। नेक्स्ट है बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। अगर हम अल्कोहल को PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा RCl। PCl3 के साथ ट्रीट करेंगे RCl। PBr3 के साथ ट्रीट करेंगे तो RBr। PI3 के साथ ट्रीट करेंगे तो RI। या फिर आपको दिया हो सकता है पोटाशियम आयोडाइड H3PO4। ये कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, HI को। KBr H3PO4, ये कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, HBr हैलोजन एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि किसी भी साल्ट को जब आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो उस केस में एक एसिड दूसरे एसिड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पर आयोडीन वाला कंपाउंड है तो RI, यहाँ पर ब्रोमीन वाला कंपाउंड है तो RBr। ये इनडायरेक्टली हमने हैलोजन एसिड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम ये लिख दें P प्लस Cl2, P प्लस Br2, P प्लस I2, ये फास्फोरस हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आयोडोएल्केन, इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है बाय एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, डार्जन मेथड। बेस्ट मेथड to prepare chloroalkane as byproduct are gaseous in nature.
अगर हम किसी अल्कोहल को थायोनल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्लोरोएल्कीन मिल रहा है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में HCl। ये जो अनवांटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसियस स्टेट में। अगर गैसियस स्टेट में है तो वो एस्केप कर जाएंगे, हमें प्योरिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये सभी मेथड आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज सॉल्वेंट रिफ्लक्स करते हैं। रिफ्लक्स करने का मीनिंग क्या है? वेपर फेज में रिएक्शन करवाना। तो उस केस में हमें ब्रोमोएल्केन मिलेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बोरोडाइन अनस्पीकर रिएक्शन, या बोरो प्लस के नाम से याद कर लें एक लॉजिकल रिलेशनशिप के लिए। आपको एक टर्म ध्यान रखनी है, हेल्पर हाई टेम्परेचर। जो H है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई टेम्परेचर इन गैसियस फेज। E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, L रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट को, यूवी रेडिएशन को, PR रिप्रेजेंट कर रहा है पेरोक्साइड को। या फिर किसी रिएक्शन में मेटल यूज हो रहा हो, कहीं पर हाई टेम्परेचर है, गैसियस फेज में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, लाइट यूज हो रही है, पेरोक्साइड यूज हो रही है, या फिर मेटल का यूज हो रहा हो, इन सब का इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं मेटल का यूज हो रहा है, तो यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल होगा। अगेन हम मैकेनिज्म इंट्रोडक्टरी स्टडी कर रहे हैं, बोर्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाई टेम्परेचर पर वेपर फेज में जब रिएक्शन करवाएंगे तो बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जब किसी भी इंटरमीडिएट में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास डेफिशिएंसी होती है तो वो अनस्टेबल होता है, तो ये अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, तो यहां पर इसके नेबरिंग एटम के बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। कार्बन का ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे, CO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, हमें मिल रहा है एल्काइल फ्री रेडिकल। ये एल्काइल फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल के ऊपर, ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा या ब्रोमीन फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करेगा? फ्री रेडिकल अगर कहीं भी अटैक करता है तो उसका होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। तो हमें मिल रहा है ब्रोमोएल्केन। तो जो CO2 है कार्बोक्सिलिक की वो एस्केप हो रही है, तो यहां पर जो आपको ब्रोमो डेरिवेटिव मिलेगा वहां पर एक कार्बन कम हो रहा है, तो यहां पर जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिलीज हुआ है वो सिल्वर मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा, AgBr बन रहा है। तो जब भी हम मेटल का यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, वहां पर इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल। जैसे एंटी मार्कोनिक एडिशन में हमने क्या यूज किया था? पेरोक्साइड का। हैलोजनेशन में हमने लाइट का यूज किया था। तो जब भी हम लाइट, पेरोक्साइड, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी या मेटल यूज करेंगे तो इंटरमीडिएट क्या होगा? फ्री रेडिकल। इस मेथड का यूज कर
हम सिर्फ ब्रोमो डेरिवेटिव प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम सेम रिएक्शन को आयोडीन के साथ करवाते हैं, आयोडीन एटम का साइज बिग है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की डेंसिटी होगी वो कम होगी, तो ये कंपेरेटिवली क्या है, मोर स्टेबल है। तो क्या होगा, कुछ फ्री रेडिकल तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे दो फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि कंटेनर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कुछ तो इसके अंदर कन्वर्ट होंगे क्योंकि अनस्टेबल है, कुछ पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनके साथ हैलोजन कंबाइन होने के लिए नहीं मिल रहा है आसानी से क्योंकि कंपेरेटिवली क्या स्टेबल है, तो ऐसे दो पीस कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें एस्टर प्रोडक्ट मिल रहा है ना कि आयोडो एल्केन। तो ये मेथड सिर्फ ब्रोमो डेरिवेटिव को बनाने के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट मेथड है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। जहां पर एक हैलोजन दूसरे हैलोजन का एक्सचेंज कर रहा है। एक रिएक्शन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, स्पार्स रिएक्शन, जिसमें हम क्लोरो डेरिवेटिव को फ्लोरो डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड है फिंकलस्टीन रिएक्शन, in this method क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव treated with sodium iodide in aqueous acetone give आयोडो डेरिवेटिव। आपके पास ब्रोमो एल्केन है, इसको हमने सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया इन एसीटोन एज सॉल्वेंट, तो हमें मिल रहा है आयोडो एल्केन। ऐसे ही क्लोरो एल्केन को हमने सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहां पर हमें आयोडो एल्केन मिल रहा है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में नॉर्मली हम बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो जब भी आपके पास कोई रिएक्शन आ जाए, जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएजेंट में देखो क्या दिया हुआ है, जो हैलोजन दिया होगा इसकी जगह वही हैलोजन लग जाएगा। तो अल्कोहल को आप किसी भी हैलोजन वाले कंपाउंड के साथ ट्रीट करें तो उस केस में वो हैलोजन डेरिवेटिव आपको मिल जाता है। कुछ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करनी है। अभी तक हमने जो चैप्टर में स्टडी किया है उसमें आपको स्वार्ट्स रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हैलोजन एंड हैलोजन एसिड, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड एंड डार्जन मेथड, ये मेन रिएक्शन है नॉर्मली जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। प्रोपीन इनटू 2 ब्रोमोप्रोपेन, अब ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बनाएं।
दिस इज प्रोपीन, और ये क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मीनिंग ये एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन 2 रूल फॉलो करती है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। यहाँ पर हम देखते हैं एडिशन किस टाइप की है, मार्कोनिकोव है या फिर एंटी मार्कोनिकोव है। हमने ऐड क्या किया है, CH, यहाँ पर CH के साथ Br है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा H ऐड किया और एक एक्स्ट्रा Br, तो यहाँ पर हम HBr का एडिशन कर रहे हैं। अब HBr का एडिशन 2 टाइप का हो सकता है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहां पर अटैच होना चाहिए, जहां पर कम हाइड्रोजन हो, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए। अब आप इसका इसके साथ कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं इसका नेगेटिव पार्ट यहां पर अटैच हुआ है जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो इसका मीनिंग ये जो एडिशन है ये कौन सी एडिशन है, मार्कोनिकोव। तो जब आप एल्कीन को किसी भी चीज के साथ ट्रीट करते हैं तो मार्कोनिकोव एडिशन होगी। यहाँ पर हमें HBr ही ऐड करना है, इसलिए हम किसका ट्रीट कर रहे हैं, HBr के साथ। सेकंड कन्वर्जन, प्रोपीन को हमें कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन के अंदर। अगेन आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बनाएं। तो यहां पर भी एडिशन हो रही है। ऐड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2Br, हम HBr का एडिशन कर रहे हैं। अब आप चेक करें मार्कोनिकोव है या फिर एंटी मार्कोनिकोव। तो जो HBr का नेगेटिव पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच हो रहा है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। इसका मीनिंग ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है। एंटी मार्कोनिकोव कब होती है, जब हम HBr पेरोक्साइड का यूज करते हैं। तो एग्जाम में आपके पास ये कन्वर्जन आएंगी, ये कंप्लीट रिएक्शन ऐसा लिखने के लिए नहीं आएंगी, या फिर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आएंगे। प्रोपीन को हमें किस में कन्वर्ट करना था, 2 ब्रोमो प्रोपेन में। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए हमने सिंपली HBr यूज किया क्योंकि HBr का ही हमें एडिशन करना था। यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, इसलिए हमने HBr पेरोक्साइड का यूज किया। प्रोपीन को हमने कन्वर्ट करना है 1 आयोडो प्रोपेन के अंदर। तो ये कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, अगेन हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर हमें HI का एडिशन करना है क्योंकि CH का यहाँ पर क्या आ रहा है, CH2, CH2 के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, I। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें HI का एडिशन करना है। और किसके अकॉर्डिंग करना है, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ एक ही चीज ऐड हो सकती है, HBr पेरोक्साइड। तो पहले हम HBr पेरोक्साइड यूज करेंगे। हमें क्या मिलेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब Br की जगह हमें I चाहिए, तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करेंगे। तो ब्रोमो एल्केन को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। फिजिकल स्टेट,
कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे वैन डर वाल्स फोर्सेज इंक्रीज होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो लोअर मेंबर है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हायर मेंबर है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनकी कोई स्मेल भी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट directly proportional to number of carbon and directly proportional to size of halogen atom। अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, तो जितना बिगर साइज होगा उतने ज्यादा वन डर वाल्स फोर्सेज होंगे, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। आइसोमर्स के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम ये कह सकते हैं आपके पास है 1 क्लोरोब्यूटेन और सेकंड मॉलिक्यूल है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है, यहाँ प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है और एक ब्रांच है। ब्रांचिंग की वजह से मॉलिक्यूल का साइज कम होता है, मूविंग मॉलिक्यूल का एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता है, वन डर वाल्स फोर्सेज कम होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के केस में मटेरियल लिक्विड है तो पार्टिकल मूविंग है, तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर हम इसे कंपाउंड ए कह रहे हैं और इसे बी, तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बी से ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए कंसिडर किया जाता है। सॉलिड के पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं, गिवन स्पेस में जितने ज्यादा पार्टिकल आएंगे, जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा, उतने ज्यादा वन डर वाल्स फोर्सेज होंगे, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैकिंग फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पैकिंग फ्रैक्शन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितने छोटे साइज के पार्टिकल होंगे गिवन स्पेस में आप ज्यादा फिट कर पाएंगे, और जो साइज है वो एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में बी का मेल्टिंग पॉइंट ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। हैलोजन डेरिवेटिव आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। सिर्फ आप कार्बन हैलोजन बॉन्ड को छोड़ दें, बाकी सभी पोर्शन क्या है, नॉन पोलर। So it do not form H bonding with water. Hence insoluble in water. आपने स्टडी किया हुआ है सॉल्युबिलिटी लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी क्योंकि इसका नेचर क्या है, नॉन पोलर है। बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोलुइन।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रेलेवेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर से पूछे जा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन। हैलोअल्केन के अंदर पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। जो हैलोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहां पर ई एन डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। लेकिन सिर्फ पोलैरिटी ही रिएक्टिविटी को डिसाइड नहीं करती है, बॉन्ड लेंथ भी एक फैक्टर है। जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होती है, जितनी कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उतना फास्टली सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इट इज हाईली रिएक्टिव and mainly participate in substitution reaction। अगर हम हैलोअल्केन को कंसिडर करें तो यहां पर कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो जिनमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई टाइप की होती है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। यहां पर कौन सा केस होगा, जो पोलर बॉन्ड है उसमें हैलोजन अपनी पोजीशन लीव करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव होगा। अगर आउटगोइंग ग्रुप नेगेटिव है तो इनकमिंग ग्रुप भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी सब्जेक्ट का टीचर चला जाए तो उसकी जगह जो टीचर आएगा वो उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो यहाँ पर आउटगोइंग ग्रुप नेगेटिव है तो इनकमिंग ग्रुप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव ग्रुप को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, ये कौन से टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फ्री रेडिकल में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फर्दर प्रोसेस को और प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले हम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का ऑर्डर और कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको अंडरस्टैंड करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियो का मीनिंग है न्यूक्लियस, फाइल का मीनिंग क्या है, अट्रैक्शन। जो पॉजिटिव सेंटर के लिए, न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन रखती हैं उन स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। दो स्पीसीज which have negative charge और lone pair। कंडीशन क्या है, जो भी एटम न्यूक्लियोफाइल का काम करे उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। उसकी आउटरमोस्ट शेल होनी चाहिए एंड हैव अट्रैक्शन फॉर पॉजिटिव सेंटर। फॉर एग्जाम्पल H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। Cl नेगेटिव, क्लोरीन की शेल कंप्लीट है, क्लोरीन के पास नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है टू प्रोवाइड फॉर शेयरिंग। न्यूक्लियोफाइल में एक स्पेशल केस है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपने एम्फीबियन के बारे में पढ़ा हुआ है, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ऐसे ही एम्बिडेंट क्या है, दो स्पीसीज which have two nucleophilic center। किसी मॉलिक्यूल में ऐसे दो एटम प्रेजेंट हैं
जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, बट एट ए टाइम ओनली वन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब ऐसे एटम की पोजीशन 1,2 या फिर 1,3 हो रेस्पेक्टिव, तो उस केस में दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, एक टाइम में एक ही प्रोवाइड करेगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल Cn नेगेटिव, कार्बन के पास नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। HCN, सल्फर के पास नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। NO2, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो यहाँ पर दो एटम ऐसे प्रेजेंट है जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव है, लेकिन एक टाइम में एक ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर पाएगा। कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। जो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। तो आप ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करेगा तो इसका मीनिंग उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीसीज है, अनायन है। आपने फैजान रूल में पढ़ा था जितनी ज्यादा अनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है उतना इजिली वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करता है, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो यहां पर इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर। जितना बड़ा साइज होगा उतना इजिली इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, पोलराइज होगा और शेयरिंग के लिए अवेलेबल होगा। तो ये दो फैक्टर हैं जिनके बेस पर हम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे। नेगेटिव और न्यूट्रल में से बेटर कौन सा होगा? नेगेटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट होना चाहता है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज, तो नेगेटिव वाली स्पीसीज आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। H2O और Cl नेगेटिव में से बेटर कौन है? Cl नेगेटिव है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है और ये क्या है? न्यूट्रल। लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, इनके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना आसानी से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। तो कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सबसे कम है। ऐसे ही अगर आप H2 और NH3 का कंपैरिजन करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन की। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर
आसानी से शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करेगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आप ये भी कह सकते हैं ग्रुप 14 का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो ग्रुप 15 से ज्यादा होगा, ग्रुप 15 वाले का 16 वाले से ज्यादा होगा, 16 वाले का 17 वाले से ज्यादा होगा। ये कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब उनके पास सिमिलर चार्ज है, या तो सभी न्यूट्रल हो या सभी के पास क्या हो, नेगेटिव हो। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, मींस पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। तो H2 और H2S में से बेटर कौन है, H2S। ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। बिगर साइज किसका है, सल्फर का। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इजिली पोलराइजेशन किया जा सकता है, डिस्टोर्शन किया जा सकता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से शेयरिंग के लिए अवेलेबल होंगे। OH नेगेटिव और SH नेगेटिव में SH नेगेटिव। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग और बल्कीनेस। जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना डिफिकल्ट होता है रीच करना, या आप ये कहें कोई जितना बड़ा है उतना डिफिकल्ट होगा किसी छोटी जगह में से पास होना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं। अगर उनका साइज बिग है, उनके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के अराउंड ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा वहां तक ट्रेवल कर जाना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन सभी में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। इसको अनदर मॉलिक्यूल के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करना है। इसके अराउंड ब्रांचिंग नहीं है तो दूसरा मॉलिक्यूल इसको कम रिपेल करेगा। यहां पर इसके नियर ब्रांचिंग है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल रिपेल करेगा जिसके ऊपर ये अटैक करने जा रहा है। यहां पर और ज्यादा ब्रांचिंग है, और ज्यादा रिपल्शन होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के अराउंड न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इन तीनों में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका है, क्योंकि इसमें सबसे कम ब्रांचिंग है। यहाँ पर ब्रांचिंग ही नहीं है, यहाँ पर एक ब्रांच है और यहाँ पर दो ब्रांच है। CH3O नेगेटिव और CH3CH2O नेगेटिव, इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? देखो यहाँ पर ये ग्रुप प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा। जितने भी sp3 कार्बन होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं, जबकि अदर टाइप के कार्बन माइनस आई शो करते हैं। तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा प्लस आई होगा। तो जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज ज्यादा करेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। तो अगर स्टेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ब्रांचिंग में इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है वो भी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं।
सॉल्वेंट को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट हैं जो H बॉन्डिंग बना सकते हैं, जिनके अंदर H बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और जिनके अंदर H बॉन्डिंग नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये क्या करते हैं, ये अनायन को बाइंड कर लेते हैं बाय H बॉन्डिंग, और उनकी स्पीड को कम कर देते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है उसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। साथ में कितनी स्पीड से हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर होगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है वो स्पीड ऑफ अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये अनायन की स्पीड को कम कर रहे हैं। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसके साथ ज्यादा H बॉन्डिंग इंटरेक्ट करेगी, उसकी स्पीड को वो उतना कम कर देगी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर चार्ज डेंसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपके पास है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इधर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो चार्ज डेंसिटी है वो इधर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां पर अगर हम स्पीड को कंसिडर करें तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम है। आई नेगेटिव की स्पीड सबसे ज्यादा है, Br नेगेटिव की उससे कम, Cl नेगेटिव की उससे कम, F नेगेटिव की उससे कम। जो डेंसिटी वो हम कैसे निकालते हैं, अगर हम मास डेंसिटी निकाल रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जिसका साइज बिग होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी कम है तो उसके साथ इंटरेक्शन भी कम होगा, तो ये इंटरेक्शन उसकी स्पीड को भी बहुत कम चेंज करेगा। तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में आप ये कह सकते हैं डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या है, वाटर, अल्कोहल। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होती है, ऑक्सीजन से। तो जहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से कनेक्टेड हो, ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एसीटोन, डीएमएफ, डीएमएसओ, एचएमपीटी, ये कुछ भी आपको जो अजीब नेम मिल रहे हैं ये सब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये केटायन को बाइंड करते हैं लेकिन अनायन को ये फ्री छोड़ देते हैं। इसका रीजन इनकी स्ट्रक्चर है। जो एसीटोन है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दोनों है। इसका नेगेटिव बाहर की ओर है तो नेगेटिव किसको बाइंड करेगा, केटायन को। लेकिन जो पॉजिटिव है वो इन दोनों कार्बन चेन के अंदर दबा हुआ है। अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज यहां पर आना चाहेगी तो ये जो दरबारी खड़े हैं ये इसको दूर भगाएंगे। इसका मीनिंग ये अनायन को फ्री छोड़ देंगे। तो ऐसे केस में जो स्पीड होगी
वो चार्ज डेंसिटी ऑफ अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखो अनायन को पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करना है, यहां नहीं तो किसी और मॉलिक्यूल के, यहां वाली पोजीशन ब्लॉक्ड है, तो यहां पर जो सॉल्वेंट है वो अनायन को बाइंड नहीं कर रहा है, तो ये आसानी से मूव कर पाएगा। तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करने के लिए। और अभी आपने स्टडी किया जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड भी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर स्पीड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज। तो यहां पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेनली ये 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। इसी से रेलेवेंट केस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बोर्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है,